हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पीवाई को प्रैक्टिस पर। हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे थे ग्रामीण विकास का। तो ग्रामीण विकास का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 से 75 नंबर। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण विकास में सर्वाधिक योगदान दिया। ये सभी योजनाएं कुछ न कुछ ग्रामीण विकास में योगदान किया, लेकिन सर्वाधिक योगदान किसने किया, इसकी बात हो रही है। तो सर्वाधिक योगदान आपका भूमिहीन श्रमिकों को देशी भूमि को पट्टे देना, ये भी है। समाज के कमज़ोर वर्गों के पालकों को छात्रवृत्ति देना या छात्रों को छात्रवृत्ति देना, ये भी सही है। और राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, ये भी सही है। बस सर्वाधिक जो दिया है वो संविधान के 73वें संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देना, ये सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक है। तो संविधान का 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में। इससे पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 1/3 या 33% महिलाओं के लिए पद रिजर्व कर दिए गए थे। ठीक है, और ये एक आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 40 डीपीएसपी। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में ये आर्टिकल 40 है जो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है कि ग्राम पंचायतों को मजबूत किया जाए। तो पहले क्या था, जब संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हुआ था हमारा, तब दो सरकारें थी। एक तो आपकी संघ सरकार थी और दूसरी आपकी राज्य सरकार थी। लेकिन 1993 से 3 सरकारें हो गई। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ग्राम पंचायत स्तर पर भी सरकार एक तरह से काम करती है, जो अपने ग्राम पंचायत को डेवलप करने के लिए जो योजनाएं होती हैं, परियोजनाएं होती हैं, उनको रिकमेंड कर सकती है, वहाँ से आपको फंड मिल सकता है। ठीक है, तो ये है आपका, तो ये आपकी रही। फिर है आपका, इसको देख लेते हैं, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम या राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। ये सहायता कार्यक्रम जो था आपका, ये 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट किया गया था। इसके अंतर्गत ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों जगह लागू किया गया। और ये आर्टिकल 41, ये भी आपका डीपीएसपी है, एंड 42, इन दोनों को पूर्ति करता है। आर्टिकल 41 क्या है आपका? आर्टिकल 41 कहता है कि काम पाने, शिक्षा प्राप्त करने में विशेष स्थितियों में सहायता पाने का अधिकार। इसी आर्टिकल से सामाजिक सुरक्षा दी जाती है। मतलब वृद्धजनों को पेंशन, विधवाओं को पेंशन, विकलांगता पेंशन, ये 41 के थ्रू है कि विशेष स्थितियों में काम नहीं कर पाते हैं तो उनको सरकार से सहायता दी जाती है। ठीक है, और दूसरी होती है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में क्या होता है कि न्याय एवं काम की मानवीय रक्षा एवं मातृत्व सहायता का प्रावधान करता है। जो मैटरनिटी लीव मिलती है आपको महिलाओं की, जो 6 महीने की मिलती है, तो ये आर्टिकल 42 के थ्रू मिलती है। ठीक है, चलिए। तो जो आपका सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, ये समाज में 5 योजनाएं इसके अंतर्गत चल रही हैं। ठीक है, कितनी योजनाएं? 5 योजनाएं। कौन कौन सी है? पहली तो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन। तो यहाँ वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? ये 60 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और बीपीएल, इन सभी के लिए मस्ट है बीपीएल होनी चाहिए। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, गरीब की रेखा से नीचे की होनी चाहिए लोग। तो वृद्धावस्था पेंशन ये घटती बढ़ती रहती है, 500। आई थिंक अभी उत्तर प्रदेश में तो 1000 कर दी गई है पर मंथ, तो ये 500 है पर मंथ या 1000। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, तो ये कहता है विधवा पेंशन में क्या होता है कि ये भी बीपीएल के होने चाहिए, लेकिन ये 40 से 59 ईयर के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 40 to 59 ईयर्स, ये भी 500 या कुछ राज्यों में 1000, ऐसे जो भी हर राज्य की अलग अलग होती है। ठीक है, तीसरी है विकलांगता पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन, तो ये भी बीपीएल होनी चाहिए, लेकिन विकलांगता के लिए 18 to 59 ईयर की बात हो गई है। ठीक है, 18 to 59 ईयर की। और तीसरी है कि राष्ट्रीय परिवार लाभ परियोजना। ठीक है, राष्ट्रीय परिवार लाभ परियोजना, तो ये है आपकी 18 to 64। ठीक है, एक मुफ्त राशि दी जाती है अगर कोई परिवार में कोई प्रमुख सदस्य जिसकी मृत्यु होती है, जिसके भरोसे परिवार की भरण पोषण होता है, तो उसके लिए एक मुफ्त राशि जारी करती है सरकार। और पांचवी है अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो इसमें हेक्टेयर भी है और बीघा भी, आप कह सकते हैं कि बीघा भी है, लेकिन अगर हेक्टेयर है तो आप बीघा को नहीं लगाएंगे, अगर हेक्टेयर नहीं तो बीघा को आप टिक करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं क्या है हेक्टेयर। एक हेक्टेयर 100 एयर का होता है। कितना होता है? 100 एयर का होता है, या 2.47
एकड़ का होता है, 100 एयर या 2.47 एकड़ का होता है। तो 1 एकड़ कितने बीघा का होता है? 1 एकड़ जो होता है 1.6 बीघा का होता है, ठीक है, 1.6 बीघा। अच्छा, बीघा आपके वैसे कच्चा बीघा पक्का बीघा ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो ये पक्का बीघा की बात हो रही है कि 1 एकड़ में 1.6 बीघा होते हैं और कच्चा बीघा 5 बीघा होते हैं, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर में, तो 1 हेक्टेयर में कितने बीघा होते हैं? तो 3.96 बीघा होते हैं, 3.96 बीघा होते हैं, ठीक है। फिर आपका क्या होता है, 1 बीघा में 25 एयर होते हैं, 1 बीघा में 25 एयर होते हैं, ओके। 3025 गज होते हैं, 3025 गज स्क्वायर, वह वर्ग गज मीटर होता है, क्लियर है। अच्छा, जो किला की है, ये आपकी जो किला है ये आपके पंजाब एंड हरियाणा में यूज की जाती है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, पंजाब एंड हरियाणा में, ठीक है। और ये होता है 43,560 वर्ग फुट, वर्ग फुट की होती है आपकी एक किला, ये होता है किला, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है 53। भारत में पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये कहता है जरीब का, किसका कहता है? जरीब। जरीब क्या होती है? जरीब एक की मानक लंबाई, तो देख लो जरीब सबसे पहले कहाँ हुआ। तो जरीब जो सबसे पहले इंग्लैंड में इसकी खोज हुई, कहाँ हुई? इंग्लैंड में इसकी खोज हुई। कौन किया था? ये किया था 1620 में, एक सर्वेक्षक थे, खगोल शास्त्री कह सकते हैं, एडमंड गुंटर, इसलिए इसको, इस जरीब को गुंटर जरीब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका इतिहास रहा है कि 1620 में एडमंड गुंटर ने इसको खोजा था। कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के। चलिए, तो जरीब थी। अब एक साधारणतः या सामान्यतः जरीब होती है वो 66 फीट या 22 गज या 4 लट्ठे या 100 कड़ियाँ, 100 कड़ियाँ, ये इतना इसके बराबर होता है। 66 फीट, 22 गज, 4 लट्ठे, 100 कड़ियाँ, ये सभी जरीब की मानक लंबाइयाँ होती हैं, ठीक है। कितना होता है याद कर लीजिए, 66 फीट या 22 गज या 4 लट्ठे या 100 कड़ी, ठीक है। प्रत्येक कड़ी की जो लंबाई 100 कड़ियाँ होती हैं, तो प्रत्येक कड़ी की जो लंबाई होती है, प्रत्येक कड़ी की लंबाई होती है 0.6 फुट या 7.92 इंच, ओके, 0.6 फीट या 7.92 इंच, ओके। तो अगर 10 जरीब हो आपके पास, 10 जरीब हो तो ये एक फरलांग होता है। फरलांग भी लंबाई या नापने की इकाई होती है, ठीक है। और 80 जरीब हो आपके पास तो ये हो जाता है 1 मील। 80 जरीब 1 मील, 10 जरीब 1 फरलांग। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके। भारत में अगर इसकी बात करें हम कि भारत में जो जरीब का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो थे आपके टोडरमल, राजा टोडरमल। टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, अकबर के दीवान थे, अकबर के राजस्व मंत्री थे, ठीक है। 66 फीट की जो जरीब होती है, हमने बता दिया इसको गुंटर जरीब कहते हैं, सर्वेक्षकों की जरीब कहते हैं, ओके। अगर ये 10 जरीब लंबी, 10 जरीब लेंथ हो इसकी और 1 जरीब ब्रेथ हो तो ये 1 एकड़ बन जाता है, 1 एकड़ बन जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसे बता दिया हमने। तो जरीब के टाइप भी देख लीजिए। तो एक होते हैं इंजीनियर जरीब। कौन सी होती है? इंजीनियर जरीब। इंजीनियर जरीब जो होती है वो 100 फीट लंबी होती है, 100 फुट लंबी होती है, 100 फुट लंबी होती है, ठीक है। हर 10 कड़ी के बाद एक फूल लगा होता है, एक फूल का टैग लगा होता है, और तो 100 फीट की होती है, तो प्रत्येक फुट की लंबाई 1 फीट होती है। और फिर होती है मीट्री जरीब। कौन सी होती है? मीट्री जरीब। जो मीट्री जरीब होती है ये आपकी 5 की हो सकती है, 10 की हो सकती है, 20 की हो सकती है, 30 की हो सकती है, 30 मीटर में उपलब्ध होती है। एक होती है रेवेन्यू। कौन सी होती है? रेवेन्यू चैन। तो जो रेवेन्यू चैन होती है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है 33 फीट की, ठीक है, और एक होती है आपकी 165 फीट, 165 फीट, 33 फीट की होती है। जो 33 फीट की होती है 11 गज की होती है, 11 गज की होती है। जो 165 फीट की होती है ये 55 गज की होती है, ठीक है। इतना डाटा बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, इतना आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका जमींदारी प्रथा का। अगला क्वेश्चन है आपका
जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? ओके, तो जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये गवर्नर जनरल थे आपके सभी। विलियम बेंटिंग भी थे, लॉर्ड मिंटो भी थे और जॉन शोर भी थे। ठीक है, ये सभी क्या थे? तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ये 1786 से लेकर के 1793 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, और ये फिर 1805 में दोबारा भी आए थे। ठीक है, और 1805 में आए थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कुछ महत्वपूर्ण काम क्या होते हैं? सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछाता है। ये नागरिक सेवाओं का जनक, सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, दूसरी बात यह है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं वो ज़िले में जो आजकल आप देख रहे हैं कि समस्त अधिकार जो कलेक्टर के हाथों में है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन है। और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड बनाया था 1793 में, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, और ये अस्थाई बंदोबस्त इन्होंने क्या किया था 1793 में? ये जो आपकी जिम्मेदारी प्रथा है ये 1793 में, ठीक है, 1793 स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की। इसे जिम्मेदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। इसे जिम्मेदारी प्रथा कहा जाता है। इसके तहत भू राजस्व का 90% या 10/11 भाग, 90% या 10/11 भाग कंपनी को देना था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था। ठीक है, और जो है साथ में 10% इसका जो भाग होता था, 10% हिस्सा या 1/11 हिस्सा, 1/11 हिस्सा अपने पास रख लेते थे। क्लियर है? तो स्थायी बंदोबस्त की जो योजना थी वो जॉन शोर ने बनाई थी। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। ठीक है, तो ये रहे आपकी कॉर्नवालिस। कब से कब तक थे? 1786 से 1793 और 1805। फिर आपके आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है आपके, ये भारत में 1828 से 1835 के रहे हैं। 1828 से लेकर के 1835 के बीच रहे हैं। ठीक है, ये 1803 में मद्रास के गवर्नर थे। ओके, तब इनके जो है समय में वेल्लोर का विद्रोह हुआ था। वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, और फिर 1833 का 35 में थे, और फिर 1833 में एक इंग्लैंड की सरकार की तरफ से एक चार्टर एक्ट बनाया गया। तो उसमें जो बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये विलियम बेंटिंग जो है आपके, ये भारत के पहले गवर्नर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए आप लोग। ये पूछा था कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ठीक है, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ओके, और विलियम बेंटिंग के समय की वो महत्वपूर्ण घटना है कि ये सती प्रथा को समाप्त कर दिया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में। कब? 1829 में। तो 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसके खिलाफ उन्होंने जो है एक एक्ट बनाया था जिसकी धारा 17, धारा कौन सी थी? धारा 17 विधवाओं को सती होने अवैध घोषित करती है। कभी कभी धारा भी पूछ ली जाती है। ठीक है, और बेंटिंग थे उसमें गवर्नर जनरल, उसमें कर्नल थे स्लीमैन की सहायता से 1830 में इन्होंने ठगी प्रथा को भी बंद कर दिया था, ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया था, क्योंकि ठग देवी काली की पूजा करते थे, तो ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। और बेंटिंग ने 1835 में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। ओके, और इसी समय कंपनी ने 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था
उसके द्वारा सुनिश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी में सेवा प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। जो आज आपका आर्टिकल 16 है और 1833 की देन है। ठीक है, जो शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। और इसके शासनकाल में जो भारतीयों को उत्तरदायी पद पर नियुक्त किया गया, ठीक है, और उच्चतम पद प्रदान किया गया, उसमें उच्चतम पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपये प्रतिमाह दिया गया। 700 रुपये प्रतिमाह उसमें वेतन मिलती थी, उनको तनख्वाह मिलती थी। ठीक है, इतने फैक्ट आपको विलियम बेंटिंक से याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट है आपका लॉर्ड मिंटो। कौन सा है? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो दो हुए हैं। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो आप देख लीजिए। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 के बीच में है। 1807 से लेकर के 1813 के बीच में। जॉन शोर एक ये भी थे, 1793 से लेकर के 98 तक रहे। इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। चलिए, पारंपरिक मापन इकाई में चैन की किसके बराबर होती है? तो अभी हमने बताया 66 फुट होती है, 22 गज होती है, 100 कड़ियाँ होती हैं, ये सभी होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 नंबर आपका क्वेश्चन है। तो कौन सा सुधार है, भूमि सुधार जो भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया? तो वो था जिम्मेदारी उन्मूलन। ठीक है, कौन सा था? जिम्मेदारी उन्मूलन भारत में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी लंबाई मापन है प्रयुक्त नहीं की जाती है? कौन सी ऐसी इकाई है जो लंबाई के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती है? तो आपका है रूड। रूड नहीं की जाती है, जरीब की जाती है, कलम की जाती है, पोले सभी की जाते हैं, बट रूड नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भूमि सुधार संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? देखिए 7वीं अनुसूची में 3 विषय होते हैं। एक होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची होती है, और चौथी होती है अवशेष सूची। अवशेष सूची वह विषय होते हैं जिसमें किसी भी विषय का उल्लेख नहीं होता है, और अवशेष सूची में होता है। अवशेष सूची पर कानून बनाने की शक्ति संघ सरकार की होती है। ठीक है, तो भूमि सुधार संबंधित विषय क्या होते हैं? राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। किससे आते हैं? राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सरकार के अंतर्गत। ओके, तो ये राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। अब ये आर्टिकल 243 के अंतर्गत दिए होते हैं शक्तियों का बंटवारा। ये 7वीं सूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, तो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, इसमें कितने कितने विषय होते हैं ये बता देते हैं आपको अभी हम। चलिए, तो संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं? ये इसका राइट ऑप्शन है, ये इसका सही है। ठीक है, संघ सूची में जब कानून लागू हुआ था, जब ये लागू हुई थी, संविधान लागू हुआ था, उसमें 97 विषय थे। कितने थे? 97। बट वर्तमान में क्या हुआ कि 100 विषय हो गए हैं। कितने हो गए? प्रेजेंट में 100 हो गए हैं। ठीक है, और ये राज्य सूची में होते हैं। तो राज्य सूची में उसमें थे 66 विषय हैं। कितने थे? 66। बट वर्तमान में आपके जो हैं, वर्तमान में 61 विषय हैं। कितने हैं? 61। कुछ कम कर दिए गए हैं, आपको इससे काट करके इसमें डाल दिया गया है। और समवर्ती सूची में आपके जो विषयों की संख्या है वो 47 थी जब संविधान लागू हुआ था। अब वर्तमान समय है 52 कानून है, 52 विषय हैं, इस पर दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची के विषय क्या हैं? समवर्ती सूची विषय है दीवानी है, आपकी फौजदारी है, विवाह तलाक है, शिक्षा बहुत पूछी जाती है आपकी, शिक्षा समवर्ती सूची में, आर्थिक नियोजन है, बिजली है, समाचार पत्र है, श्रमिक संघ है, ये सब है इसमें। ठीक है, और राज्य सूची में क्या है? राज्य सूची में शांति और व्यवस्था है, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन है, कृषि है, कृषि देखो, कृषि से भूमि सुधार कृषि के अंतर्गत आ जाता है आपका, जन स्वास्थ्य है, राज्य के अंदर के होने वाला व्यापार या न्याय विभाग हो जाता है। और संघ सूची में क्या होते हैं आपके? विदेश मामले हैं, मुद्रा बैंकिंग है, प्रमाण शक्ति है, तार है, रेल है, डाक है, ये सभी आपके इसमें अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें सभी चकबंदी का उद्देश्य है बड़े पैमाने पर कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना। ये चकबंदी का उद्देश्य नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी हो सकते हैं, कृषकों के अलग अलग खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता है। खेतों को उप विभाजन रोकना हो सकता है, कृषि जोतों का उपखंड रोकना हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है?
निम्नलिखित में से किस चेन की लंबाई 66 फीट होती है? किस चेन की लंबाई 66 फीट होती है? जस्ट अभी हमने बताया था किस चेन की लंबाई 66 फीट होती है, तो हमने क्या बताया, गंटर चेन की लंबाई 66 फीट होती है। गंटर चेन 66 फीट, 22 गज, 100 कड़ियाँ या 4 लट्ठे। ओके। रेवेन्यू चेन कितनी होती है? तो रेवेन्यू चेन आपकी हमने बताया रेवेन्यू चेन 2 टाइप की होती है, 32 फीट की होती है, और रेवेन्यू चेन एक आपकी होती है 33 फीट की, जिसे 11 गज कहते हैं, और दूसरी होती है 165 फीट, जिसे 55 गज होती है। ठीक है। और मीटर जरीब कितनी टाइप की होती है? 5 की होती है, 10 की होती है, 20 की होती है, 25 की होती है, 30 मीटर की होती है। और इंजीनियर चेन 100 मीटर की होती है। इंजीनियर चेन कितनी होती है? 100 फीट की होती है। ठीक है। चलिए 61 क्वेश्चन है। 61 क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहला संविधान संशोधन कौन सा किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। तो सबसे पहला निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त करता है? तो पहला ही किया गया था। ठीक है। 1951 में पहला ही किया गया था, क्योंकि जिम्मेदारी उन्मूलन करना था। तो इसके अंतर्गत हमने क्या जोड़ा? 31 का और 31 खा और एक अनुसूची जोड़ी, 9वीं अनुसूची जोड़ी। ठीक है। 31 का में क्या डाला कि जिम्मेदारी प्रथा के उन्मूलन को वैधानिकता प्रदान किया है, हम उसको कानूनी रूप दे दिए। ठीक है, कि जिम्मेदारी प्रथा नहीं हो सकती है। ठीक है, उसको कानूनी रूप दे दिया हमने। और 31 खा में क्या है कि नवीन सूची में जोड़ दिया, और इसको उठा के नवीन सूची में जो विषय डाल दिए गए वो न्यायालय में चुनौती नहीं दिए जा सकते थे। ठीक है। बाकी सभी आगे संशोधन किए गए उसको बढ़ाने के लिए, उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए किया गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, 44वां संविधान संशोधन। इससे संपत्ति का मूल अधिकार था उसको हटा के डाल दिया गया था अनुच्छेद 300 का में। उसको जो संपत्ति का आज मूल अधिकार, संपत्ति का जो कानून है वो विधि का अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार है। ठीक है, वो कानूनी अधिकार है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार है? तो इसमें भूमि मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूजोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, भूमिहीनों को कृषि भूमि का वितरण किया देना और चकबंदी। तो इसमें सभी सही है। कौन सा? इसमें सभी सही हैं। ठीक है, इसमें उपयुक्त सभी सही है। चलिए, एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? तो एक बिस्वा 20वांशी के बराबर होता है। एक बिस्वा किसके? एक बिस्वा आपका जो होता है वो एक विश्वांशी के बराबर होता है। ठीक है, एक बिस्वा 20 विश्वांशी के बराबर होता है। तो एक बिस्वा में 20 विश्वांशी होते हैं। पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है? संतुलन, दिक्स्थापन, संकेंद्रण, इनमें से कोई नहीं। जो पटल सर्वेक्षण होता है उसको सर्वाधिक प्रभावित करता है आपका दिक्स्थापन। कौन करता है? दिक्स्थापन सर्वाधिक प्रभावित करता है। दिक्स्थापन की कौन सी विधि शुद्ध एवं बाहरी प्रभाव से मुक्त होती है? तो पश्चावलोकन विधि। कौन सी? पश्चावलोकन विधि। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, तो चिपको आंदोलन तो पर्यावरण से संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन आपका पर्यावरण से संबंधित है। और ये 1700 नहीं, ये 1993 में 1973 सॉरी 1973 को चमोली जिला है उत्तराखंड का, वहाँ शुरू किया गया था आपका। ठीक है, पेड़ को काटने से बचाने के लिए। और भूदान आंदोलन इसमें सही आंसर है। और भूदान आंदोलन आपके संत विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था 1951 में। और पहला भूदान मिला था तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव। कौन सा? तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में मिला था 18 अप्रैल। कौन सा दिन था? 18 अप्रैल 1951 को। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सबसे योजना कौन से बाद में स्टार्ट की गई थी? निम्नलिखित में से सबसे बाद में योजना कौन सी शुरू की गई थी? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये कब चालू की गई थी? ये शुरू की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। क्या था इसका फेमस, क्या था इसका मोटो? सांसदों को जिम्मेदारी दी गई थी कि प्रत्येक 2019 तक, कब तक? 2019 तक 3 गाँवों को आपको आदर्श बनाना है उनको। ठीक है, वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद के मैदान है ना, मूलभूत सुविधाओं, स्वच्छ पेयजल और शौचालय का निर्माण, तो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको डेवलप करना था, वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था। चलिए दूसरी हम जान लेते हैं जवाहर रोजगार। तो जवाहर जो रोजगार योजना चली थी ये 1989 में चली थी, 1989, और ये चली थी 2014 में चली थी। और निर्मल ग्राम योजना जो चली थी आपकी ये 2002 में चली थी।
ठीक है। और लघु कृषक विकास योजना जो आपकी थी ये 1971 में चली थी। ठीक। जवाहर रोजगार योजना क्या थी? ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु ये योजना चलाई गई थी। ठीक है। निर्मल ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि खुले स्थान पर मलत्याग न किया जाए। ठीक है। ये पारंपरिक जो व्यवस्था थी, जो पारंपरिक सिस्टम बना हुआ था, इसको ख़त्म किया जाए, ये इसकी व्यवस्था थी। ठीक है। चलिए अभी देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है। अभी भूदान के बारे में सब कुछ बता दिया हमने। आपको भूदान आंदोलन के बारे में बात करनी है। कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य क्या हो सकता है? सरकारी आंदोलन। देखो पहले पढ़ के इसको काट दीजिए कि सरकारी आंदोलन था ही नहीं, ये व्यक्तिगत आंदोलन था संत विनोबा भावे जी का, कि व्यक्तिगत रूप से वो जमींदारों से जमीन लेकर के भूमिहीन कृषकों को जमीन दिलवाई जा रही थी, जिनके पास भूमिहीन किसान थे। ठीक है। यह आंदोलन 1951 में चालू हुआ, हमने बताया चालू हुआ। तेलंगाना के पोचमपल्ली गाँव में 18 अप्रैल था। कौन सा था? 18 अप्रैल था, जिस दिन इनको पहली गाँव मिली, भूमि मिली। यह आंदोलन सर्वोदयी नेता संत विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। ठीक है। यह एक स्वैच्छिक आंदोलन था जिसमें लोगों ने स्वेच्छा से देशी या बेसी भूमि को दान कर दी। बिल्कुल। तो ये 3 सही हैं आपके। कौन से? ये 3 राइट हैं आपके। ये सरकारी आंदोलन नहीं था, उसको पढ़ के आप इसको काट दीजिए। ठीक है। चलिए 69 नंबर है। एयर एक मापन इकाई है, लंबाई की है, आयतन की है। तो बता दे रहा हूँ ये क्षेत्रफल की है। अभी हमने क्षेत्रफल बताया इसमें, तो एक क्षेत्रफल की जो है एयर मापन इकाई है। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन एक एकड़ के बराबर होता है? तो 4,840 वर्ग गज, 100 बिस्वा या 0.048 हेक्टेयर। तो ये सभी जो होते हैं, ये सभी 1 एकड़ के बराबर होते हैं। अभी स्टार्टिंग में बता दिया था। किस व्यवस्था में, देखो सॉरी इसको बड़ा कर दीजिए थोड़ा। किस व्यवस्था में भूमि ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? तो ये किसका होता था? ये था आपका महालवाड़ी। कौन सी व्यवस्था थी? महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है। कौन सी व्यवस्था थी? महालवाड़ी व्यवस्था थी। महालवाड़ी देखो ये व्यवस्था चलाई गई थी। ठीक है। जिम्मेदारी व्यवस्था बात कर दी हमने। काश्तकारी व्यवस्था जिसको कहते हैं रैयत वाली व्यवस्था, इसमें किसान खूब जिम्मेदार था। व्यक्तिगत रूप से किसान जिम्मेदार था ईस्ट इंडिया कंपनी में जाके टैक्स जमा करना। बट जो महालवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें गांव का सरपंच होता था या गांव का जो मालिक होता था, एक लोग जो है जिम्मेदारी लेकर के सबसे जमा करा करके उसको जमा कर देते हैं। ठीक है। ये रैयत वाली व्यवस्था होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण अवस्थापना विकास का कोष वित्तीयन किया जा रहा है, तो ये नाबार्ड के द्वारा होता है। ठीक है। नाबार्ड भी एक रेगुलेटिंग बैंक होते हैं, रेगुलेटिंग बॉडी है। जैसे आरबीआई होती है ग्राम बैंकों के लिए, वैसे रेगुलेटिंग बॉडी आरआरबीज की होती है। ठीक है। किसकी होती है? आरआरबीज की होती है, जो आपकी ग्रामीण बैंक की होती है। ठीक है। रीजनल रूरल बैंक। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। कब इसकी स्थापना? 12 जुलाई 1982। एक शिवरामन जी थे, उनकी कमेटी बनी थी, उनको ये रिकमेंड किया था, तो इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो इसका मुंबई है। कहाँ है? मुंबई में हेडक्वार्टर है। और इसके जो एमडी है प्रेजेंट टाइम, वो है गोविंदा राजुलू चिंतला। ठीक है। इसके पर्पज़ क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना था, रूरल डेवलपमेंट करना था, और क्रेडिट प्लानिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना, रीफाइनेंस करना, और सुपरविजन ऑफ आरआरबीज। ठीक है। इसके ओनर जो होते हैं, ओनर जो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये होता है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने वाली पहली कड़ी कौन सी है? तो ये आपकी आशा वर्कर होती है। कौन सी होती हैं? आशा वर्कर होती हैं। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती हैं? तो ये सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं। अभी जस्ट हमने बताया था आपको। तो लास्ट क्वेश्चन है, और ये 75 नंबर क्वेश्चन है, अगम्य बिंदुओं में प्लेन टेबल पर प्लाट करने के लिए क्या किया जाता है? तो प्रतिच्छेदन किया जाता है। ठीक है। अब प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलेगा, एक दिन आपका ग्रामीण विकास और दूसरे दिन जीके जीएस। ठीक है। और एक वीडियो घटना